बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, कहते हैं कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। ये ज़रबुल मिसल तहरीक इंसाफ पर सच साबित हो रही है। 24 नवंबर को फाइनल कॉल का राग लापने वाले आज बाहम दस्तो गिरबां हैं। एहतजाज नाकाम होने पर PTI कारकुनान से लेकर रहनुमाओं तक इख्तलाफात में घिर चुकी है। हर रहनुमा एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रहा है। कोई इस नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा रहा है तो कोई अली अमीन गंडापुर को दोबारा से मसलहत का शिकार बताता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अक्सरियत इस नाकामी को पंजाब की क़यादत के पल्ले बांधकर उन्हें बुज़दिली का ताना दे रही है। 26 नवंबर को पसपा होने वाले तहरीक इंसाफ इस वक्त फाइनल कॉल के आफ्टर शॉक्स झेल रही है और सलमान अकरम राजा मरकजी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कोर कमेटी से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। ताहम शौकत यूसुफजई, बैरिस्टर सैफ, शाहिद खटक जैसे रहनुमा अपनों पर ही गोलाबारी करने में मसरूफ हैं। अपने शौहर को हर सूरत वापस लेकर जाने का ऐलान करने वाली बुशरा बीबी ताहाल खामोश हैं। अली अमीन गंडापुर की बातों से ज्यादा उनके तासुरात उनकी नाकामी को जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पसपाई ने हुकूमत को मजीद बेहतर पोजीशन में ला खड़ा किया है। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप समेत हजारों कारकुनान पर दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर मुबैना तौर पर पाबंदी लग चुकी है। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म अदूली पर PTI और इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है, जबकि पेशगोइयों में शेख रशीद को पिछाड़ने वाले फैसल वावडा भी रात गए ये बता चुके हैं कि PTI पर जल्द पाबंदी लगने वाली है। और तो और इत्तलात हैं कि कल विफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी और KP में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक सर हासिल बहस हुई। विफाकी काबीना की अक्सरियत ने KP में गवर्नर राज लगाने की हिमायत की है, जिसके बाद गवर्नर राज लगाने या ना लगाने का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद ही लिया जाएगा। आज की पब्लिक ओपिनियन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया एहतजाज से तहरीक इंसाफ ने क्या खोया और क्या पाया और क्या PTI इस धचके के बाद संभल भी पाएगी या नहीं। प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अहमद वलीद साहब और माजिद निज़ामी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगे। पर अपने सभी मेहमानों की जानिब सबसे बढ़ने से पहले मी बीइंग जर्नलिस्ट, चूँकि मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी जिस तरीके से अमल में लाई गई उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है वो हम सब के लिए क्वेश्चन मार्क है। माजिद निज़ामी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। ज़रा आते हैं PTI की तरफ। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि जो कुछ हुआ 24 नवंबर को, ऐसा लग रहा है कि अभी 9 मई के आफ्टर शॉक्स ख़त्म नहीं हुए थे कि अब 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हल्ला बोल चुकी है। क्या लग रहा है आपको, मजीद किन किन सूरतों में ये आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करना होंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि चूँकि पाकिस्तानी सियासत बड़ी गैर यकीनी का शिकार रहती है, इसलिए तहरीक इंसाफ के पास जो मौका था जब वो एहतजाज की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आ रहे थे, उस वक़्त एक हाई टाइम था कि जब वो अपने मुतालबात के ऊपर मैक्सिमम रिलैक्सेशन हासिल कर सकते थे। हुकूमत से उनकी इस बारे में बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो चीज़ें फ़ाइनल नहीं हो सकें। तो उसके बाद जो एपिसोड हुआ, या जिसे हम एहतजाज का दूसरा मरहला कह सकते हैं, उसमें तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं रही, बल्कि वो 2 कदम पीछे जा चुकी है। और मुझे अब ऐसे लगता है कि उनकी बारगेनिंग पावर जो आज से 5 दिन पहले या 7 दिन पहले थी, अब वो खासी कम हो गई है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली की नाकिस हिकमत अमली सामने आ रही है कि जिसमें ये फैसला नहीं किया जा रहा कि क्या मुफाहमत के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने हैं या मुज़ाहमत करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होती है और दोनों के अलग तरीक़ाकार हैं। या तो उनका ब्लेंड भी बनाया जा सकता है, तो इसलिए जो कन्फ्यूजन है वो भी तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, हमने देखा है माजी में कि मुफाहमत से ज़्यादा मज़ाहमत ही पार्टियों को सूट करती रही है, जिसका अमली मुजाहरा हमने मरीम नवाज साहिबा की सूरत में भी देखा है। एक तरफ उनको कहा तो जा रहा था कि शायद वो नवाज शरीफ के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, लेकिन फिर वही एक ऐसा चेहरा बनकर उभरी कि जिनकी वजह से पार्टी को बहुत तक़वियत मिली। रिजवान रज़ी साहब, मज़ाहमत होनी चाहिए, लेकिन वो किस हद तक होनी चाहिए, इसका भी क्या पैमाना तय कर लेना चाहिए? देखिए, मुफाहमत और ये जो है मज़ाहमत का जो बाहमी एक कंपोजिशन होती है, वही आपकी कामयाबी को तय करती है। और आपने चूँकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का हवाला दिया है, तो उन्होंने मुज़ाहमत को एक सर्टन लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है, और उसको उससे नीचे रखा और साथ में नेगोशिएशन भी की। अच्छा,
मतलब के मुज़ाकरात किए पावर्स टू बी के साथ और अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करने में कामयाब रही। कमिंग बैक, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतनी ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है, ये परेशानी क्यों है। अगर हम 24 और 25 या 26 का जो मैच है उसको देखें तो पीटीआई ने कहा कि जी हम कम वट में हम डी चौक पहुंचेंगे, वो पहुंचे तो एक गोल उनका तो हो गया ना। हुकूमत ने कहा जी हम आपको डी चौक में नहीं रहने देंगे, उन्होंने नहीं रहने दिया, एक गोल हुकूमत का हो गया, तो एक एक गोल से मैच बराबर हुआ है भाई। अच्छा। देखिए इतनी बड़ी आप मूवमेंट जब उठाते हैं और उस मूवमेंट के अंदर आप बड़े बड़े क्लेम करते हैं, आपको पता होता है कि ये सारे क्लेम जो हैं ये मटेरियलाइज नहीं हो सकते ये दावे, लेकिन आप वर्कर के जज्बात को हाइप देने के लिए ये करते हैं। लेकिन वहां पे जो क़यादत होती है ना, जब आप वो अचीव कर देते हैं और आपको पता होता है कि हमने ये अचीव करना है, आप जो वो अचीव कर लेते हैं, तो फिर वो क़यादत जो होती है वो वर्कर्स को डिहाइप करनी होती है, उसे कूल डाउन करने की कोशिश करती है। असल में जो चीज़ पीटीआई लैक कर रही है कि वो एक सर्टन लेवल के ऊपर अपने जज्बात, अपने कारकुनों के जज्बात ले गए, अब उससे नीचे लाने के लिए वो क़यादत मौजूद नहीं है। देखिए इमरान खान साहब लेके गए पिछली दफा वो जो धरना, जब राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो लेके गए और उन्होंने इस्लामाबाद में एंटर हुए, जो भी हुआ उनके पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, अगले दिन सुबह के टाइम उन्होंने खिताब किया और कहा कि आइंदा का लाया अमल मैं आपको फिर दूंगा, सब अपने अपने घर जाए, और कारकुन घर चले गए और मुतमईन होके गए। हाँ। देखिए यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है वो नहीं है। ठीक, अहमद वलीद साहब, स्ट्रेटेजी का फुकदान तो रहा और उस तरफ तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जो अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ही खबरें आ रही थी और जिसको मैंने रिपोर्ट भी किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी। एक तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग नहीं रहे जो कि इब्तदा से उस जमात का हिस्सा रह चुके हैं, और फिर जो सेन माइंड्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं हमें चंद एक नज़र आ भी रहे थे, अगर वो भी पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये बताइएगा इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा। ये तो छोड़ देना कि एस्टेब्लिशमेंट या जो मौजूदा हुकूमत है वो उनको क्या डॉज देती है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीलियों के मराहल से गुजर चुकी है। आपने देखा कि जो नज़रियाती लोग थे सबसे पहले वो छोड़ के गए, लेकिन जो क़यादत है बानी पीटीआई वो ये समझते हैं कि उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उन्होंने ये नारा लगाया कि हम जो इलेक्टेबल्स हैं उनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसकी वो हमेशा से मुखालफत करते रहे कि जी वो तो रवायती सियासत है, हम यंग लोगों को लेके आएंगे। लेकिन उनको फिर आसरा करना पड़ा उन इलेक्टेबल्स के ऊपर, और उसमें से भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। अब ये जो लम्हा है ना उनके साथ अभी जो इस्लामाबाद में हुआ, वो मेरा ख्याल है कि वो समझते कि ये टेम्परेरी है, ये भी चला जाएगा, लेकिन हमारी सियासत जो है वो ज़िंदा रहेगी। अगर 4 लोग रिज़ाइन कर देंगे हम नए लोग ले लेंगे, लेकिन पार्टी जो है किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं चलाई जा रही, और एक जगह से कॉल आती है, वो कॉल जो है वो समझे कि घर के अंदर ही है और उसी कॉल को फॉलो करना है। अगर वो कॉल फॉलो नहीं हुई तो फिर वो नतीजा जो है उसका कुछ और निकलेगा। ठीक है वली साहब, इंतहाई कता कलामी के माजत शौकत यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनसे ज़रा उनका पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि आपसी इख्तलाफात इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं कि आज हम सलमान अकरम रज़ा साहब का भी इस्तीफ़ा देख रहे हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी ये फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन हतमी फैसला बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद लिया जाएगा। आपका रद्द अमल इसके ऊपर, और आप किस हद तक इस बात से आपको मालूम है तमाम तर बातों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सियासी पार्टियां और जमहूरी पार्टियां जो हैं वो एक्शन करती हैं और सियासी कल्चर को आगे बढ़ाती हैं। मैं आज भी मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है कि सियासी लोगों को आगे लेकर आए। अगर ये गवर्नमेंट के अंदर भी कोई वज़ीर दाखिला सियासी होता तो कभी वो इस तरह की हरकत ना करते, कभी भी अपने सियासी वर्करों के ऊपर इस तरह गोलियां चलाने का हुक्म ना देते। और जो अभी इंट्रोड्यूस हो गया है मेरे ख्याल से ये तबाही है मुल्क के लिए, क्योंकि आप एहतजाज का नाम ही ख़त्म कर देंगे तो फिर आप इस निज़ाम को कैसे चलाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं होती है ना, गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन जो है वो होती है।
लेकिन लेकिन बदकिस्मती है शौकत कि यहाँ यूसुफ पे सही इन्होंने साहब, बदकिस्मती एक ये भी है, बेहतर तो ये होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान की शहादतों पर मुल्क भर में फातह ख्वानी या फिर सोग का ऐलान करती है, लेकिन यहाँ पर जब पार्टी इख्तलाफात इस हद तक मंजर आम पर आएंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान लग जाएगा। और दूसरा ये कि बुशरा बीबी की खामोशी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना चाहती थी। अच्छा। वो उनको अपने शौहर के वो निकली थी, उन्होंने जहां तक मोटिवेट कर सकती थी वर्करों को उन्होंने किया, और बहुत बड़ी तादाद में वर्कर निकले। लेकिन फिर आगे जाके फिर ये गलती है, हमारे जो सीनियर लीडरशिप थी वो मौजूद नहीं थी। ये कह रहा हूँ, जाहिर है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं इस बात पे, लेकिन एक सियासी वर्कर होने के नाते हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनका होना बहुत लाजमी था। ठीक। और ये नया ना होने की वजह से भी यानी अगर हम ये ठीक है, मतलब पार्टी खुद भी तस्लीम कर रही है, पार्टी के कुछ सेन माइंड्स की लीडरशिप का फुकदान था, यही वजह है कि ये मामला यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, एक और अहम मामला, गवर्नर राज के बारे में आज काबीना मीटिंग हुई और वहां पर बैठे हुए काबीना के दीगर मेंबर ने इस पर इत्तेफाक भी किया और बलूचिस्तान असम्बली में भी पीटीआई को बैन करने के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। सर, गवर्नर राज अगर लग जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद सूबे का मुस्तकबिल और पीटीआई। देखिए, पहले तो ये कि जो बलूचिस्तान असम्बली के करारदाद है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो जमहूरी वो है उसके बिल्कुल खिलाफ है। किसी दूसरे सूबे को कोई हक हासिल नहीं है एक सूबा दूसरे सूबे के खिलाफ करारदाद पास करे। तो ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं ये बड़ी ही अफसोसनाक हैं, और ये बिल्कुल वो जो है ना अपोजिशन को खत्म करने की पूरी प्लान हो रही है। लेकिन अगर अपोजिशन खत्म हो जाए तो फिर तो जमहूरियत ही खत्म हो जाएगी। अगर डंडे के जोर पे पहले भी आपने छीना है, पूरा हमारा जो मैंडेट था वो चोरी करके 17 सीटों पे आपने हुकूमत बना ली, अब आप सूबे की तरफ आपकी नजरें, तो क्या आप चाहते हैं? मुल्क में अनारकी चाहते हैं? मुल्क में ऑलरेडी दहशतगर्दी हो रही है, ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स है, माशी मसाइल हैं, तो पॉलिटिकल अप्रोच होने की जरूरत है। मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि जब तक मैंने अपनी लीडरशिप के ऊपर तनकीद इसलिए की कि ये मेरे लिए आसान है। ठीक। अच्छा यूसुफ साहब, मज़ाहमत तो करके देख ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब मफाहमत का भी कोई रास्ता खुल सकता है? क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि शायद बानी पीटीआई पर चीज़ें जो है वो मजीद मुश्किल होती चली जा रही हैं और अब उनसे जो मेल मुलाकातों का सिलसिला था उसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं कहता हूँ कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना स्टांस होता है, अपोजिशन का अपना स्टांस होता है, हम उनके साथ करें या ना करें, गवर्नमेंट हमारे साथ एग्री करे या ना करे, लेकिन मुज़ाकरात किसी सूरत में खत्म नहीं होने चाहिए। ये मुज़ाकरात के दरवाजे देखें, अगर हमारे पार्टी के अंदर अगर सियासी लोग होते जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे रहे तो सियासी फैसले होते, अगर वो नहीं कर सकते थे तो उनको ओहदे रखने की जरूरत नहीं थी। आज वो इस्तीफा ठीक है, मतलब यानी कि जो बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब पर पहले तनकीद की जाती रही है पार्टी के दीगर साबिक सियासी रहनुमाओं की जानिब से, वो फिर दुरुस्त साबित हुई और आज अब हम देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा भी आ गया। नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, हर किस्म के लोग, लेकिन ये जो है ना अगर आप कहें कि जी ये बहुत काबिल है और इसको फला ओहदा दे दो, बड़ा ओहदा दे दो, तो ये जरूरी नहीं होता है। सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग जो होते हैं ना, वो आम बंदा भी हो सकता है। मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आम लोग ही हैं, कोई उन्होंने डिग्री नहीं ली थी। तो शौकत साहब, आपको लगता है कि अब ये वो वक्त आ चुका है कि पार्टी के वो रहनुमा जो साबिक हो चुके हैं लेकिन चाहते हैं कि पार्टी उनके लिए एक बार फिर से वेलकमिंग जेस्चर दे और वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, कि वो बेहतर मौका हो सकता है कि उन परिंदों को वापस जो है बुला लिया जाए, उन्हें वेलकम कर लिया जाए? देखिए, वो फैसला तो खान साहब कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास देखें ना, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुराने साथी हैं हमारे, जो अभी तक पार्टी के अंदर हैं, जो पार्टी के लिए कुर्बानियां भी दी उन्होंने, उनको भी लाया जा सकता है। और जो मौजूदा क़यादत है ये भी अगर रहना चाहे तो रहे, हमें तो उससे कोई गिला नहीं है, वो नहीं है, हम ये रहे बेशक, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फिर अगर वो है हुकूमत, पार्टी जो फैसला करती है वो मुशावरत के साथ करे। ये जो इख्तिलाफात के ढोंग खाना रचाए जाते हैं, जी फलां से फलां इख्तिलाफ है, फलां से,
तो पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि उसमें मिल बैठ के फुल टाइम करके फुल टाइम सियासत करते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, हो सकता कि ठीक है, लीडरशिप के साथ मुशावरत के साथ बैठकर मामलात को हल किया जाए तो ही पार्टी बरकरार भी रह सकती है और मामलात हल भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि लीडरशिप है कहाँ, किसको लीडरशिप गर्दाना चाहे। अगर बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है तो बैरिस्टर गौहर साहब तो हमें एहतजाज के किसी एक रोज़ भी नज़र नहीं आए, मालूम नहीं वो कहाँ पर लापता थी और कहीं पर भी उनका काफिला या वो खुद भी रहनुमाई करते हुए हमें नज़र नहीं आए। अहमद वलीद साहब, आप जो अपना तज्जिया कर रहे थे, मैं चाहूँगी वो गुफ्तगू भी मुकम्मल कीजिएगा। और वही जो शौकत यूसुफजई साहब बात कर रहे हैं सर, वो किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो उन्होंने बात की ना सियासी लीडरशिप, जो उनका इशारा था वो सलमान अकरम राजा की तरफ था। और इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग जो कि वकला थे, एकदम से उनको मौका मिला, वो पार्टी के अंदर शामिल हुए और उन्होंने ऑलमोस्ट पार्टी के ऊपर समझे कि कब्जा कर लिया। क्योंकि जो बानी पीटीआई वो तो जेल में है, तो बाहर जो है क़यादत का फुकदान था और बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो थे वो हाइडिंग में थे या जेलों में थे या वो मतलब सामने नहीं आ रहे थे। तो अब वो जब टाइम आया इस ये वाला कि सियासी फ़ैसले करने का, तो वो सही कह रहे हैं कि वो सियासी फ़ैसले जो हैं वो ये वाली क़यादत नहीं कर सकती थी, उनको ये नहीं आगे नहीं लाना चाहिए था। ये जो सिलसिला था ये पहले से पार्टी के अंदर चल रहा था। अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जी वकला जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने इस मुश्किल टाइम पे साथ दिया, लेकिन उनको फिर ओहदे भी दे दिए गए। लेकिन सियासत जो है वो 4 दिन में नहीं आती। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल हैं, अगर आप कोई वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं या कुछ भी हैं, तो सियासत सीखने का एक अमल है पूरा निचले लेवल से। तो तहरीक इंसाफ के अंदर बेशुमार लोग हैं जो निचले लेवल से सियासत करते हुए ऊपर आए, उनका फिर तरीक़ाकार कुछ और होता है। जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सियासी वज़ीर दाखिला होता तो शायद इस तरह से अमल ना होता, जो और हालात भी आज मुख्तलिफ होते, क्योंकि सियासत जो है वो सियासतदान हमेशा नेगोशिएट करता है, जैसे वो खुद भी बात कर रहे हैं। और इसमें पार्टी के अंदर ये बड़ा फुकदान है मुज़ाकरात की तरफ जाने का। अभी वो मुज़ाकरात जो हैं काफ़ी अरसे से लोग, जब से इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और आप देखें कि अब ये लोग कह रहे हैं कि एक भी बंदा ऐसा नहीं था उस वक्त जो ये खान साहब को या बानी पीटीआई को कहता कि जी ठीक है इस्तीफे दे दें। यानी वो सब जो है इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन बानी पीटीआई ने उस वक्त फैसला किया कि हमें असम्बलियों से बाहर निकलना है। फिर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ने का मामला भी आया, तो वो सियासी फैसले नहीं हो पाए। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया कि सियासी फैसले नहीं हो सके। माजिद निज़ाम साहब कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह से सियासतदान के सियासी हरबों को या फिर जो भी वो दाव पेच चल रहा होता है उसको दूसरा सियासतदान ही टैकल कर सकता है। वाकई ये भी बहुत, मतलब जहाँ पे दीगर एलिमेंट्स हैं वहाँ पर ये वाला भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट मौजूद है कि चूंकि वकला ने हाईजैक कर लिया पार्टी को, यही वजह है कि सियासी जो जहन थे उनका फुकदान था। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत इखलाकी तौर पे तो बहस की जा सकती है कि वो किस जगह पे है, लेकिन यह हुकूमत के चलने के लिए, रियासत के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है कि पीटीआई के हवाले से कोई बेहतर ख़बरें सामने आएँ। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी एक पॉलिटिकल जमात को जो खुसूसन अपोजिशन की हो उसमें ज़्यादा दरार पड़ जाए, उसके लोग बिखर जाएँ, उसके लोग इंतशार की तरफ चले जाएं, तशद्दुद की तरफ आ जाएं, तो उसका अल्टीमेट नुकसान हुकूमत को ही होता है। उसकी वजह यह है कि अगर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हुकूमत जाना चाहती है तो उसको इस मसले को बहरहाल हल करना होगा। और इसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत तकब्बुर भी इख्तियार कर सकती है, रौनक भी इख्तियार कर सकती है, लेकिन वो आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कुछ ना कुछ इंगेज भी कर सकती है, क्योंकि 2-3 माह तो ये मसला ख़त्म हो सकता है कि जी तहरीक इंसाफ जो है अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से परेशान है, उनका एहतजाज नाकाम हो गया, लेकिन उसके बाद ये मसला फिर सर उठाएगा। उसकी वजह यह है कि वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद वोट लेकर असम्बलियों में पहुँचे हैं। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात या तहरीक इंसाफ की जो नाकिस हिकमत अमली है उसका एक नुकसान हुकूमती हलकों को भी हो रहा है, जिसकी वजह यह है कि हालात स्टेबल नहीं हो रहे। तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, में मौजूद जो सर ये सियासी फुकदान है, इसका नुकसान मौजूदा हुकूमत को जो आप फरमा रहे सर उस तरह से भी हो रहा है जिस तरीके से शौकत यूसुफजई साहब ने भी बेशक तनकीद ही थी। उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और सियासी शख्सियत होती तो शायद मामलात यहाँ पे ना होते। क्या मोहसिन नकवी के फैसलों से भी मौजूदा हुकूमत को नुकसान हो रहा है जो जिसके भरपाई उसे मुस्तकबिल में करना पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये तो 100% बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की काबीना के आधे वज़रा उन्हें छोड़ चुके हैं,
लेकिन वो बर्डन इमरान खान साहब की जमात आज भी उठाती है। मिसाल के तौर पे फैसल बावडा हैं, शौकत तरीन हैं, हफीज़ शेख हैं, इस तरह के कई ऐसे नाम हैं कि जो जा चुके हैं, लेकिन उनके फैसलों का बोझ तहरीक इंसाफ पर है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का ये मखमसा बिल्कुल मौजूद है कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला दोनों बड़ी ताकतवर पोस्टिंग्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं उनका भार, उनका बोझ क्या मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में उठा पाएगी, ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे पहले सोचो विचार की भी गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सिचुएशन या सूरत हाल को अगर हम देखें तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने इन दोनों लोगों को बर्दाश्त थोड़ी कर लिया। एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे शो कर दी है। चले, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक खबर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ज़राए के मुताबिक असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत सौंपी जा सकती है। कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं, ये फैसले जैसे ही होंगे और अगर प्रोग्राम हो जाते हैं तो भी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर एक तरफ जहां क़यादत से रूठा रूठा नजर आ रहा है, वहीं पर जिनके लिए वर्कर ने सर धड़ की बाजी लगा दी, बानी पीटीआई, वो फिर से क़ैद तन्हाई में है। और इस बात की तस्दीक उनके वकील फैसल चौधरी साहब ने की। उन्होंने इस्तदा की कि मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। और गुज़िश्ता रोज़ फैसल बावडा साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो ख़बर लेकर आते हैं तो वो ख़बर किसी हद तक बहुत दुरुस्त निकलती है। कल उन्होंने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। क्या ये पॉसिबल है तो कैसे है, और इसके क्या आगे चलकर नुकसानात मजीद भुगतने पड़ेंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत को या लोगों को? रिजवान रज़ी साहब, देखिए, मेरा ख्याल ये है कि वो जो वैक्यूम पैदा हुआ है ना क़यादत की अदम दिलचस्पी के बायस, इस धरने या मार्च या जो भी आप उसे कह लें, उसके फ़ौरन बाद मैंने अर्ज़ किया, मैं उसे नाकाम नहीं समझता। आप देखिए ना, आज कल परसों तीनों प्रोग्रामों में हमने किसको डिस्कस किया? पीटीआई को। तो कामयाब हुआ ना, इसका मतलब कि आज भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं, जबकि सुबह 12 बजे की हेडलाइन तो स्टॉक मार्केट की थी। जी, इसको डिस्कस कर रहे हैं ना हम। तो इसका मतलब है कि वो अपने मकासद, एक गोल उन्होंने किया, एक हुकूमत ने किया, बराबर रह गया। एक गोल से मैच जीता कोई नहीं है उसके अंदर। हुकूमत अगर समझती है कि उसकी कामयाबी है, मैं नहीं समझता उसकी कामयाबी है। और अगर पीटीआई समझती है कि उसकी कामयाबी है तो वो भी पूरी तरह हम कामयाबी लेकिन रिजवान रज़ी साहब, मैंने अक्सर सीनियर सहाफ़ियों को जब भी प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए देखा, और जब भी वो पीटीआई के मेंबर से सवाल पूछा करते थे कि सर कामयाबी का पैमाना क्या होगा, तो कहा यही जाता था ये हमारे 3 मुतालबात हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो आप एक अपने तजुर्बे तज्ज़िये की बिना पर कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर एक मायूसी है वो शायद यही है कि कोई एक भी पूरी ना हो सके। मैं दोबारा वहीं पे आऊंगा। देखिए, इस मौके के ऊपर पार्टी को ऐसी क़यादत की जरूरत थी या है कि जो आए और वर्कर को कहे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक अच्छा, देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर अटैक हुआ कारसाज के अंदर, और 178 के करीब लोग जो थे वो शहीद हो गए उसके अंदर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा क्या उसके बाद जाके घर में बैठ गई, या बुशा बीबी की तरह जो थी वो खामोश हो गई? वो हर जो उनका कारकुन शहीद हुआ था उसके घर गई, लियारी की तंगो तारीक गलियों में जहाँ पे पैदल भी जाना बंदे के लिए मुश्किल था, वो चल के गई। आज रिजवान रज़ी साहब, आप ही मान रहे हैं कि शहादतें हुई हैं? ये पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के बकौल उसकी शहादतें हुई हैं ना। आपकी लीडरशिप, मरकजी लीडरशिप उठती, उनके घरों पे चली जाती, वो इतना बड़ा आप क्रिएट कर लेते उससे पॉलिटिकल अपना। अब चूंकि आप कमजोरी का तासुर दे रहे हैं, तो फिर वाउडा जैसे लोग आके वहां पे आपको मजीद इंस्टिगेट करेंगे और मजीद छेड़ेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदाकत शायद कम हो, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए भी ऐसे बयानात हो सकते हैं। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा आप डरे हुए हैं और आपको मजीद डराया जा रहा है कि ओए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये है असल में मामला, मेरी राय के अंदर। ठीक है। वली साहब, वाकई जो अभी रिजवान रज़ी साहब ने भी कहा, मैंने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में यूसुफ ज़ई साहब से भी यही बात की थी कि सर होना तो ये चाहिए था कि आपकी पार्टी जो है वो फातह खानी का ऐलान करती, सोगवारान से जाकर मिलती, लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ और ही हो गए। और फिर दूसरा ये कि बानी पीटीआई का एक बार फिर से क़ैद तन्हाई में चले जाना, और हमेशा वही बताते हैं कि अगला कदम क्या होगा। तो कितनी तवील ये पाबंदी हो सकती है कि जिसका मज़ीद और खुमियाजा पीटीआई को भुगतना पड़ेगा? एक तो उनको चाहिए था कि वो अपने जितने भी ऐसे लोग जिनको उनका पता चला कि वो हलाकत हो गई है, तो उनको जाना चाहिए था, उनके घर जाना चाहिए था, ताकि हमदर्दियाँ उनको मिलती हैं। और
जो एग्जैजरेटेड नंबर जो है उस पे लोगों को बड़ा एतराज़ है कि आप तो 300 और 500 और पता नहीं कितने लोग कह रहे हैं। 800। तो हाँ, मतलब ये ऐसे लॉजिकल नहीं है, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। दूसरा ये कि ये जो शहादत शहादत होती है, जनाजा जनाजा होता है, माँ सिवाय इसके कि एक है या 10 है, जनाजा कीमती है, सब मैयत लोग होती है, तो जाने सबकी कीमती है। और दूसरा ये कि पार्टी जो है किसी के ऊपर भी पाबंदी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकी। यानी पार्टी, पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी, बैन हुई, वो नई पार्टी बन गई। इसी तरह से हर पार्टी जो है वो नई पार्टी के तौर पर सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है जो वावडा साहब कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, तो पार्टी नए नाम से रजिस्टर हो जाएगी। उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी पार्टी जो है वो बैन हो गई है, पाबंदी लग गई है, वो नए नाम से काम करना शुरू कर देंगे। बानी पीटीआई वही है, क़यादत वही है, और वो सारा वर्कर भी उनका जो है वो अंडरस्टैंड करेगा कि अब हम इस नाम से चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है किसी भी सियासी बहरान का। आप जो हल नहीं है ये। हाँ जी, बिल्कुल हल नहीं है। और इसको आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सतह पे आप देख रहे हैं इकोनॉमी जो है आपकी बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक अच्छे हिस्टोरिक लेवल जो है क्रॉस कर चुकी है। उसके साथ अब आपको ये भी देखना है कि मुल्क के अंदर जो इनसिक्योरिटी और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर कैसे काबू पाना है। और वो मुज़ाकरा से होगा, जैसे भी इन्वॉल्व करें, एंगेज करें। अच्छी बात थी, पहले मुज़ाकरात के लिए इन्होंने टीम बनाई और मुज़ाकरात होते रहे कि चलें आप संजानी के ऊपर। मुज़ाकरात सिर्फ ये संजानी, हाँ सिर्फ इस हद तक ही होते हैं, इससे बात आगे बढ़ी नहीं, जो कि बढ़ सकती है ना। एक बात जब देखें कोई भी एक पॉइंट के ऊपर एग्री करते हैं, फिर अगले पॉइंट के ऊपर बात आ जाती है। तो आप मुज़ाकरात का रास्ता जब खोलते हैं तो फिर वो चलता रहता है और किसी न किसी नतीजे पे जरूर सूनर और लेटर वो पहुंच जाते हैं। अच्छा निज़ामी साहब, हाँ एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक पाबंदी की बात है, नैब पे पाबंदी लगी है, एनपी बन गई, पीपल्स पार्टी ने नई पार्टी रजिस्टर करा ली, जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, उन्होंने नहीं कर ली, ये कामयाब नहीं होता। लेकिन उसके लिए वो जो कन्विक्शन होती है, वो जो कमिटमेंट होती है पार्टी की, उसके लिए एक मरकजी फिगर जरूरी होता है। और वो मरकजी फिगर जो है वो बानी पीटीआई के बाद अगर बुशरा बीबी ने वो मुकाम लेने की कोशिश की थी तो वो उसको निभाएं, वो लगे आगे। जो वरील साहब ने बात कही है वो लगेंगे, पार्टी उसी तरह खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, फैसला साज हमारे क्या जो तारीख रज़ी साहब बयान कर रहे हैं, जो अहमद वलीद साहब बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका भी एक तजुर्बा रहा है, अब ये हकीकत एक्सेप्ट करने से आ रही क्यों है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो लोगों से नहीं है, वो इमरान खान से है। फिर आप पीटीआई का नाम ABC XYZ कुछ भी कर दें, जब बैंगन टमाटर आलू मतलब चिमटे को वोट पड़ गया तो कल किसी भी चीज़ को वोट पड़ सकता है जिस पर इमरान खान हाथ रख दे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अहले इक़्तिदार के हवाले से हमें तारीख़ में ये चीज़ मिलती है कि वो एक मखसूस सांचा है, उसमें आप अगर ख़ासी समझ बूझ के साथ भी आएँ तो कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि आप बड़ा एक टिपिकल नैरेटिव लेके चलते हैं, बड़ा ट्रेडिशनल सोचते हैं, वही पुराने हथकंडे अपनाते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि सोचने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो उस वक़्त अहले सहाफ़त की उनसे भी यही शिकायत थी कि आप इक़्तिदार में आने से पहले खासी समझदार बातें करते थे, इक़्तिदार में आने के बाद आप बिल्कुल ही बदल गए हैं। मुस्लिम लीग नून का भी यही मामला है कि इक़्तिदार में आने से पहले अपोजिशन के अंदर उनके ख़यालात, मुशाहिदात काफ़ी बेहतर थे, उसके बाद उनकी जो बातों की समझ बूझ है वो भी दुरुस्त थी। लेकिन इक़्तिदार की मेरा ख्याल है कुछ ऐसे तकाजे बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम जिस तरह पार्टी की पाबंदी पे बात हो रही थी, 93 में मुस्लिम लीग नून से साइकिल लेके शेयर दे दिया गया उनको, वो फिर भी जीत के आ गए। तो अब वही चीज़ 20 साल 25 साल बाद बल्ला लेके की गई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पाबंदी है ये उसका सलूशन नहीं है। जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक सेहतमंद अपोजिशन भी हुकूमत के लिए ज़रूरी है ताकि वो प्रेशर कुकर में से हवा निकलती रहे। अगर उसको हम वैसे ही उसका आखिरी वाल्व भी बंद कर देंगे तो फिर वो फट जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, गुस्से में, तकब्बुर में या इक़्तिदार के नशे में तो की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक सेंसिबल थिंक टैंक भी होना चाहिए कि जो डिफरेंट ऑप्शंस दे। मिसाल के तौर पर अगर अच्छा सर, सिर्फ सेंसिबल थिंक टैंक पीटीआई की तरफ होना चाहिए, PMLN की तरफ भी होना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग या उनके अलावा भी जो दीगर पार्टी के लोग थे, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, ख्वाजा साद रफीक साहब हो गए, ये उन लोगों में से थे कि जो कि एक अच्छी और एक मुस्बत राय रखा करते थे। अब जो इस PMLN की सेकेंड ईयर की लीडरशिप है जो कि अभी आगे लीड कर रही है मामलात को, उनके मिजाज में बहुत फ़र्क है।
जी बिल्कुल, और अगर आप इसे अखलाकी मायार या जमहूरी रवायात के बरक्स पीआर स्टंट के तौर पे या अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट के तौर पे ही लें, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बहुत वाकया डिस्कस हो रहा है, वो जो कंटेनर पे एक शख्स था जो दुआ कर रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, उसको धक्का दे के गिरा दिया गया। हुकूमत की जानिब से कोई भी वजीर एक लाइन ये कह देता कि जी इखलाकन ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक हीट ऑफ द मूवमेंट था जिसमें अहलकारों से ऐसी गलती हुई, आइंदा ऐसे नहीं करने की कोशिश की जाएगी। तो एक हुकूमत की जानिब से एक गुडविल जेस्चर जाता है, चीज़ें डी एस्केलेट होती हैं। सर, हुकूमत की जानिब से तो ऐसी ऐसी हरकत कर दी गई हैं कि जिसके ऊपर शर्मिंदगी होती है। मतलब जब मैं भी टूटी तो वहाँ पर देखा कि एक साहब मतलब वहीं पर ही मौजूद थे और इंतज़ामिया का ही हिस्सा थे। डंडे के ऊपर उन्होंने एक शख्स की शलवार पकड़ी हुई थी और उसको वो बड़े अलग तरीके से अपने अंदाज में एक अपनी फतह करार दे रहे थे। और जिसके ऊपर लोगों के जो कमेंट्स थे, जो सियासी इख्तलाफात या सियासी नज़रियात रखने वाले लोग हैं, उनके भी दिलचस्प किस्म के तबसरे थे। तो मतलब हम लोग अखलाकी पस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं बहसीत कौम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे केपी में गवर्नर राज के हवाले से। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं केपी के में गवर्नर राज के हवाले से। किन किन सूरतों में ये लगाया जा सकता है और क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं? अहमद वलीद साहब, आपको लगता है कि ये ऑप्शन तो मौजूद है इस वक्त हुकूमत के पास, लेकिन इस ऑप्शन का इस्तेमाल जिन सूरतों में किया जाना चाहिए वो सूरतें इस वक्त मौजूद नहीं हैं? नहीं, अभी हालात उस तरह के नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए। और मेरा ख्याल है कि जो भी आज डिस्कस हुआ, मेरा ख्याल डिस्कशन ही रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर गवर्नर राज लगता है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक असम्बली है, एक पार्टी है जिसकी पूरी गिरफ्त है पूरे सूबे के ऊपर, दूसरी कोई पार्टी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसे 2-4 लोग हैं, कुछ दूसरी जमातों के लोग। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर एंगेज्ड हैं वहाँ पर और वहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं तो उनको हुकूमत चलानी चाहिए। अच्छी चला रहे हैं, बुरी चला रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, वो उनके क्रेडिट में जाएगा। जो अच्छा बुरा जाएगा वो उनके क्रेडिट में जाएगा। अगर आप यहाँ बैठ के समझ रहे हैं कि केपी में कोई लोगों के काम नहीं हो रहे, सिर्फ मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्रेडिट है, उनके लिए डिसक्रेडिट है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से मज़ीद हालात जो है ना वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्टी जो वहाँ पर है उसका राइट है कि वो हुकूमत अपनी बनाए। और ये फिर अगर गवर्नर राज लगाने हैं तो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जब गवर्नर राज लगे हैं तो उसका कोई ऐसा कोई मुस्बत उसका रिजल्ट्स नहीं आए। उनकी ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और उस पार्टी को ही फ़ायदा होगा कि एक उनको एक हुकूमत मिली और वहाँ पे उनको उस हुकूमत से महरूम कर दिया गया। ठीक, मासूद इस्लामी साहब, आइन और कानून के मुताबिक चले तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जा सके, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अरसे में या जो ये 26 नवंबर के रात भी जो कुछ हुआ या उससे पहले भी जो कुछ होता रहा, आइन और कानून को हमने कहीं पर देखा नहीं। तो अब ये छोड़ देना चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक ये सूरत हाल नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन दानिशमंदाना फ़ैसला यही होगा कि इससे गुरेज़ किया जाए। रिसेंट पास्ट की एक एग्जांपल मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था, उसकी एक बेस थी। पीपल्स पार्टी के 45 से 50 MNAs इस सूबे में थे, 100 के लगभग उनके MPAs पंजाब असम्बली में बैठे हुए थे। उनके पास एक अल्टरनेट फोर्स थी कि जिसकी बुनियाद पे वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते थे। केपी के अंदर सिचुएशन ये है कि वहाँ की असम्बली की जो कॉम्पोजिशन है वो 80-20 या 90-10 तक है और वहाँ पर आपके पास अल्टरनेट क़यादत अवेलेबल नहीं है जो कि हल्का वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को इंगेज कर सके। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मसला है वो दहशत गर्दी से रिलेटेड है, जिसके लिए आपको वहाँ पर एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। वहाँ पर PTM मौजूद है, TTP की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसके बाद अगर आप वहाँ पे एक तीसरा दुश्मन बनाएंगे जिसका नाम PTI होगा तो उससे मसाइल में इजाफा होगा। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का जो किरदार है, मैं नहीं समझता कि वो अभी कोई इतना एंटी स्टेट हुआ है या एंटी गवर्नमेंट हुआ है कि वो बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं और वहाँ के मसाइल के हवाले से रोज़मर्रा कम्युनिकेशन भी उनके साथ मौजूद है। तो बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी पर्सनैलिटी से मैं नहीं समझता कि कोई फेडरेशन को कोई मसला है। हाँ, एज ए पॉलिटिकल लीडर उनके बयानात और वो जो सियासी पार्टी के अंदर उनका एक किरदार है वो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बतौर वज़ीर आला उनके कम्युनिकेशन ओपन हैं और वो एपेक्स कमेटी में भी होते हैं, उनके साथ पूरी कंसल्टेशन की जाती है।
तो वो बतौर शख्सियत ऐसे वज़ीर आला नहीं हैं कि जिनको हटाकर वहाँ पर फैसल करीम कुंडी को या किसी और गवर्नर को लाया जाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स की वजह से मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर, अमन व अमान की सूरत हाल, अपोजिशन का ना होना, ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे इसी सेटअप को अगर चलाया जाए और उसके अंदर से अपने मुतालबात को मनवा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। रिजवान रज़ी साहब, ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट हो सकता है या फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2-2.5 साल में हमने देखा है कि आइन और कानून को जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान में, कोई इसको फॉलो उस तरीके से हमें करता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। तो कौन देखेगा कि यहाँ पर ये आइन में कहा गया था, अगर ऐसा नहीं है तो भी हमने इम्पोज करना ही करना है। पेशावर हाई कोर्ट देखिए बात ये है कि पहले तो मैं ये बात अर्ज कर दूं कि गवर्नर राज कैसे लगता है। गवर्नर साहब एक स्टेटमेंट भेजते हैं जो कि चार्जशीट होती है उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। आज के दौर के अंदर ये चार्जशीट बनेगी कि देखें टांग के अंदर इनकी रेट खत्म हो चुकी है। अच्छा। चीफ मिनिस्टर KPK खुद तालिबान को भत्ता दे के अपनी गंदम खेतों से उठवाता है और ये बात आके एपेक्स कमेटी में बयान करता है। और जनाब कुरम के अंदर जो है वो 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं और सूबाई हुकूमत वहाँ पे नाम को भी नज़र नहीं आती। ये चार्जशीट बनाएगा, वो वफाक को भेजेगा। वफाकी हुकूमत के पास 2 ऑप्शन है। एक तो वफाकी हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म से काबीना में ले जाएंगे और सदर को कहेंगे कि आप एमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, और दूसरी सूरत यह है कि एक रेजोल्यूशन पास होगी कौमी असम्बली से और एंडोर्स होगी सेनेट से कि जनाब वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन गवर्नर राज लग सकता है सिर्फ 60 दिन के लिए। ठीक है, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब से इस हवाले से रहनुमाई लेके आया। उन्होंने कहा 60 दिन के लिए एक दफा लगेगा और एक दफा एक्सटेंड हो सकता है। 120 दिन के बाद आप क्या करेंगे? आपके पास कोई अल्टरनेटिव पॉइंट है क्या? पॉलिटिकल, क्योंकि 120 दिन के बाद भी तो आपने जाना है ना। मेरा मतलब है कि 120 दिन के बाद आप क्या करेंगे? आप पॉलिटिकल तरमीम हो जाएगी सर? नहीं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। अच्छा भाई, लोकल मामलात को हल करने के लिए आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशन करना है ना। जैसा भी हो पॉलिटिकल सेटअप है ना इस वक्त। तो क्या आपके पास आप इस काबिल होंगे कि अगर आप नए इलेक्शन करवाने का अनाउंस करते हैं फिर वहां पे कुछ 4 सीटें जीत सकें, या आप उस पार्टी को जो है वो जो जिसे कहना हमदर्दी का वोट लेने से रोक सकें? नहीं। इसका मतलब ये है मेरी इत्तला के मुताबिक, और मैंने एक फेडरल कैबिनेट के एक रुकन को मैसेज किया था, उनका रिप्लाई आया था। रिप्लाई का लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूं कि पहले अगर 10 में से 1 बंदा बात करता था गवर्नर राज की, अब उनकी तादाद 10 में से 3 हो चुकी है। लेकिन वो 10 में से 6 नहीं हुए कि गवर्नर राज लगने का फैसला हो जाए। तो उसने कहा कि नो वे, वैसे हम पीपल्स पार्टी से इस पे करने लगे हैं। और आखिरी बात इस हवाले से, देखिए गवर्नर राज, हाँ देखिए, धरने के अंदर से कम्युनिकेट करके अली अमीन गंडापुर साहब ने इस जो भी ऑपरेशन हुआ उसके अंदर पूरी तरह कोऑर्डिनेशन की, और उसी कोऑर्डिनेशन का नतीजा था कि उनको महफूज तरीके से वहां से निकाल के मारगला के जरिए हरिपुर पहुंचाया गया। जब मतलब आप ही कह रहे हैं कि इतने ओबीडियंट हो तो उनको हटाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो फिर ये बातें क्यों की जा रही हैं अहमद वलीद साहब? बस ये मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस होती हैं और वो ऑप्शंस डिस्कस की जा रही हैं, और गवर्नर राज भी है या पार्टी बैन है या कुछ भी है, तो वो ऑप्शंस डिस्कस करके ऑब्वियसली अंडर प्रेशर करना चाह रहे होंगे तहरीक इंसाफ को कि आपको हम देखें ना, आपके खिलाफ ये भी स्टेप्स ले सकते हैं। ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। ये 24 का जो भी वाक़यात हुए हैं, सारा मामलात हुए, जो मतलब लीडरशिप का फुकदान था और जैसे प्लानिंग कोई नहीं थी। अब ये सारा जो पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म अंदर से भी चल रहा है कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि 24 को जाके हमने आगे क्या करना। जो वर्कर्स हैं उनको अल्लाह के हाल पे छोड़ देना, यानी कि वहीं पे वो रहें और खुद क़यादत जो है वो साइड पे हो जाए, या बहुत सारी क़यादत जो है वो जाए ही ना वहाँ पे, क्योंकि उनको सख्त एतराज़ात थे। और ख़ास तौर पे जब ये भी कहा जा रहा था कि जी संजीगानी के ऊपर एग्री कर गए बानी PTI, तो फिर हम आगे क्यों गए? इसका मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा बंदा था नहीं और बुशरा बीबी ही डिसाइड कर रही थी। तो अब बुशरा बीबी खामोश हैं, यानी ये पार्टी पहले अपने मामलात में उलझी हुई है, जिसकी वजह से वफाक जो है ऑब्वियसली उनके ऊपर और प्रेशर डाल रहा है, फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अब मेरे पास लास्ट मिनट रह गया, मैं सिर्फ मुख्तसर से कमेंट्स आपसे लूंगी, अक्सर मैं प्रोग्राम में ये लेती भी हूँ। तज्जिए तो आप लोगों ने दे दिए, लेकिन फिर भी एक हाँ या ना के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए माजिद निज़ामी साहब, गवर्नर राज लगता आपको नजर आ रहा है?
अभी तक तो नहीं लग रहा जी। और मुस्तकबिल करीब में? अभी तक तो मुश्किल है जी, बिल्कुल मुश्किल है। रिजवान रज़ी साहब, आपने अपना तज्जिया तो बताया प्रॉपर्ली, निज़ामी साहब ने कहा मैं उससे अग्री कर रहे हैं। और अहमद जी वलीद साहब? बिल्कुल, कोई चांस अभी नजर नहीं आ रहा। और पीटीआई बैन हो सकती है? नहीं, बहुत मुश्किल। इसका भी कोई चांस नहीं। और माजिद निज़ामी साहब? जी, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा जी। चले, आई विश के ऐसा ही हो, क्योंकि जमहूरी माशरों में अगर इस किस्म की हरकत हम होते हुए देखेंगे तो यकीन जानिए हम सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा, बल्कि जो पाकिस्तानी है जो सियासत पर या जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखता है, जो अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करना जानता है, वो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम PTI में तो सेन माइंड्स के हवाले से बातें कर रहे होते हैं, मुक़्तदरा में भी ऐसे सेन माइंड्स मौजूद होंगे जो इस किस्म की ऑप्शन का इंतखाब करते हुए 10 नहीं शायद 100 बार सोचेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।